हेलो स्टूडेंट्स, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी वीडियो स्ट्रीम का हमारा लेक्चर नंबर 20 CE20 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या है, दो तीन चीज़ें आपको बताई थी। एक कार्बन कलर कोड वाला कॉन्सेप्ट बताया था। दूसरा मैंने बताया था आपको वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ पर भी अक्सर क्वेश्चन आता है। और मैंने ये भी बताया था कि दो तरह के रेसिस्टेंसेस होते हैं, एक होते हैं ओमिक रेसिस्टेंस और दूसरे होते हैं अनओमिक रेसिस्टेंस। ओमिक रेसिस्टेंस वो रेसिस्टेंस होते हैं तो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि उस रेसिस्टेंस के लिए V और I का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, V और I के बीच में अगर अपन ग्राफ खींचें, V और I के बीच में ग्राफ खींचें तो वो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। जितने मेटल्स हैं, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, सिल्वर है, इनके लिए जो ओम्स लॉ फॉलो होता है, ठीक है ना। कुछ रेसिस्टर्स हैं कांस्टेंट है, मैग्नीन है, लेकिन कांस्टेंट तब तक रहता है जब तक कि टेम्परेचर में चेंज नहीं हो। अगर टेम्परेचर में जरा सा भी चेंज हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि रेसिस्टेंस अनओमीय हो जाता है, यानी कि फिर वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसी तरह से जो दूसरे होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। जैसे अपन वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, करंट तेजी से इंक्रीज होने लगती है, या कभी वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं लेकिन करंट में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। इसी तरह से सेमीकंडक्टर क्या कहलाएंगे, हमारे अनओमिक रेसिस्टेंस कहलाएंगे। दूसरे इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी अनओमिक रेसिस्टेंस है। डायोड है, ट्रायोड है, ये सब अनओमीय रेसिस्टेंस कहलाते हैं। चलो आगे वाली बात करते हैं। अब थोड़ा सा और एडवांस में घुसते हैं अपन। तो एक नया टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं हम मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज निश्चित रूप से इसको मीटर ब्रिज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, ये जो एपरेटस होता है, इस एपरेटस पर जो 1 मीटर लंबा वायर लगा होता है, इसलिए इसको अपन मीटर ब्रिज कहते हैं। इसका मतलब इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, प्रॉपर्टी कि भाई ये 1 मीटर है इसलिए मीटर ब्रिज है। वो हमने उसको नाम दे दिया कि हाँ ये मीटर ब्रिज है, ठीक है ना। इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये मैं आपको समझाता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले पढ़ा दिया है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी बता दिए हैं। पहले एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं तो आपको वापस आइडिया लग जाए कि मैंने किस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया था और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे। अब चूंकि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, इसलिए निश्चित रूप से हमें व्हीटस्टोन ब्रिज को थोड़ा सा जानकारी हमें वापस चाहिए। देखो जरा, ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज था भाई, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने आपको बताया था, किसी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स से A, B, C, D, यहां पर जो सेल है इसका नाम मैंने E दिया है। ये कोई ऑन ऑफ स्विच है K1 और ये भी ऑन ऑफ स्विच है K2। A, B के बीच में जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम T से रिप्रेजेंट करते थे, D और C के बीच में Q से रिप्रेजेंट करते थे, A और D वाला जो रेसिस्टेंस था उसको R से, और C और D के बीच में जो रेसिस्टेंस था उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते थे, S से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब ब्रिज बैलेंस होता है, ब्रिज बैलेंस कब होगा, व्हेन देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो जब ब्रिज बैलेंस होता है, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होती है, और जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो इस साइड का जो रेसिस्टेंस है उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर मार लेते हैं, और P और Q अब सीरीज में हो जाएंगे, R और S सीरीज में हो जाएंगे, और जब इनको पैरेलल में जोड़ देंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। या फिर इनमें से रेसिस्टेंस अननोन हो तो उस अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। बोलो आप, P, Q और R ये हमें दे रखे हैं, की वैल्यू और S की वैल्यू है। इसका जब बैलेंस होता है उसमें मैंने बताया था कि भाई P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है।
अगर पी क्यू आर दे रखा है, इसका मतलब एस क्या हुआ, अननोन रेसिस्टेंस हुआ। तो दिस अननोन रेसिस्टेंस एस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय क्यू बाई पी इंटू आर। पी की वैल्यू पता है, क्यू की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, तो हम एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट दिस इज द वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस यूजिंग थ्योरी। बेस्ड अगर हमें करना है न्यूमेरिकल, तो हम ऐसे वीडियो पे जो कमेंट कुछ बच्चों ने मुझे लिखा था कि सर अगर ब्रिज बैलेंस नहीं हो तो फिर अननोन रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करते। मैंने हालांकि कमेंट किया है, फिर भी मैं आप बैलेंस नहीं है तो इज इक्वल टू आर अपॉन एस नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ब्रिज बैलेंस नहीं होता कि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस नहीं है, या जो इन ये पैरेलल साइड से इनका मल्टीप्लिकेशन इन पैरेलल साइड्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं है और ब्रिज बैलेंस में नहीं होता, उस समय फिर हमें अगर अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैंने आपको वहां भी कमेंट किया था कि उस समय आप KCL और KVL किरचॉफ लॉ यूज कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ यूज करेंगे, किरचॉफ लॉ यूज करके सबसे पहले यहां से करंट डिवाइड करेंगे बेटा, करंट डिवाइड करके और हम जितनी करंट यहां से दे रहे हैं उतनी करंट वहां पर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर देखो 3 लूप साफ साफ दिख रहे हैं बेटा, एक लूप ये हो जाएगा, दूसरा लूप ये हो जाएगा और तीसरा लूप बार बार वाला ले लो। 3 लूप है, 3 इक्वेशन बना सकते हो। 3 इक्वेशन बना करके उनको सोल्व करके करंट की वैल्यू फाइंड कर लोगे और करंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो आप आराम से इसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्योंकि वोल्टेज तो हमारे पास पता है ही हमें फिलहाल। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मीटर ब्रिज, ठीक है भाई। अगर ये तो है हमारा थ्योरेटिकल फॉर्म, अब इसी को अगर अपन प्रैक्टिकली फाइंड करना चाहें तो प्रैक्टिकली कैसे फाइंड करेंगे, समझने की बात है। मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हमें समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात तो मैंने बताया कि व्हाई इट इज नॉन एज मीटर ब्रिज, बिकॉज जो apparatus होता है मीटर ब्रिज का, उस पर 1 मीटर का लेंथ का वायर लगा होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। ऑन व्हाट प्रिंसिपल द मीटर ब्रिज बेस्ड, तो हम इसका आंसर देंगे कि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, तो 3 बातें होगी हमारी। डेफिनेशन हो गई कि मीटर ब्रिज किसे कहते हैं, दूसरी बात इसका प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है भाई। तीसरी बात इसका कंस्ट्रक्शन, देखो ये एक प्रैक्टिकल भी है बेटा, जिसे मैंने आपको ओम्स लॉ बताया था वेरिफिकेशन। ओम्स लॉ एक प्रैक्टिकल है। ओम्स लॉ की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सीरीज जो अगर मान लीजिए सीरीज कनेक्शन है रेसिस्टेंस का, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, पैरेलल कनेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से मीटर ब्रिज भी एक ऐसा apparatus है जिसकी सहायता से एग्जैक्टली हम रेसिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इससे भी हम सीरीज पैरेलल को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये मैं यहां से हटा रहा हूं ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए, ठीक है ना। या आप पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। देखो मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, बहुत ध्यान से समझने की चीज है। कोई भी apparatus हो या कोई भी प्रैक्टिकल हो, उसमें जितनी भी अननोन क्वांटिटीज होती हैं, वो अननोन क्वांटिटीज हमें नोन करनी पड़ती है और एक अननोन रख करके हमें फाइंड करना पड़ता है। जो भी हम फॉर्मूला यूज करें वो सब हमें उस apparatus में मिल जाना चाहिए। इस तरह का apparatus हम लेते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो ये एक प्रैक्टिकल भी है, जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो ये प्रैक्टिकल भी आपको करने को मिलेगा। फिलहाल इसका मैं कंस्ट्रक्शन समझाता हूं आपको। इसमें क्या होता है, इस तरह की शेप की, ये एल शेप की एक पट्टी है, ये कोई आई शेप की स्ट्रिप है और फिर ये एक एल शेप की स्ट्रिप, ठीक है भाई। ये जो स्ट्रिप है, आपको हर चीज का मैं नॉलेज दे रहा हूं और इसमें ध्यान रखने की बात भी बेटा, ये जो स्ट्रिप्स है, ये स्ट्रिप है आपकी कॉपर स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स कैसी है, कॉपर स्ट्रिप। स्ट्रिप कैसी होना चाहिए, कॉपर की। अब प्रश्न यह उठता है कि भाई सर कॉपर की स्ट्रिप ही हम क्यों लें, ठीक है। कॉपर एक ऐसी मेटल है जिसका रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। याद है, आप याद करो 10⁻⁻⁸ ओम मीटर के आसपास इसकी रेसिस्टिविटी होती है।
जब इनकी रेसिस्टिविटी कम है, नेचुरली कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इनमें हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चूंकि ये जो स्ट्रिप्स हैं ये कनेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, कनेक्टिंग के लिए यूज करते हैं। और कनेक्शन, अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कनेक्शन लगाएंगे, मान लो उसमें इतना सारा रेसिस्टेंस होगा तो हम रेसिस्टेंस की एक्यूरेट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा सवाल मन में आता है कि सर ठीक है, मान ली बात, कॉपर लिया आपने और कॉपर की स्ट्रिप्स क्यों ली? भाई वायर भी ले लेते, कॉपर वायर भी ले लेते, उसका भी रीजन सुनिए। कॉपर वायर लेने से क्या होगा? देखो बेटा, मैंने आपको बताया था रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ये तीन चीजें ले लो, रो, एल और ए। इसका मतलब रेसिस्टेंस एक तो रेसिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, वो तो हमने कम कर दी, कॉपर की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। दूसरा लेंथ, लेंथ में तो हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे हम लेंथ वायर की लें चाहे स्ट्रिप की लें, वो तो लगभग उतनी ही लेनी पड़ेगी क्योंकि वहां से वहां तक हमें जोड़ना है वायर। बचा कौन? ए। अगर एरिया ऑफ प्रोसेशन ज्यादा कर दूं तो क्या रेसिस्टेंस कम हो जाएगा? जी हाँ, ठीक है भाई। तो हमने जो स्ट्रिप ली वो इसलिए क्योंकि एरिया ऑफ प्रोसेशन बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ प्रोसेशन बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस और डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से मैं जो स्ट्रिप्स है वो किसकी लेता हूं? कॉपर की लेता हूं। और चूंकि ए को अगर बढ़ा दें, ए को अगर हम बढ़ा दें तो आर डिक्रीज होता है, इसलिए वायर की जगह स्ट्रिप ली जाती है। ये पहला जवाब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वाई स्ट्रिप्स आर टेकन। कॉपर स्ट्रिप्स हम इसलिए लेते हैं कि कॉपर की जो रेसिस्टिविटी है वो बहुत लो है, रेसिस्टिविटी बहुत लो है। दूसरी बात, उसका जो एरिया ऑफ प्रोसेशन बढ़ गया और एरिया ऑफ प्रोसेशन बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्योंकि हमें कनेक्शन वायर्स लेने हैं तो कनेक्शन वायर की जगह में क्या लिया हमने? यहां पर स्ट्रिप लिया। पहली कहानी। दूसरी कहानी समझिए, यहां से लेकर यहां तक इन दोनों स्ट्रिप्स पर टर्मिनल्स होते हैं, इन टर्मिनल्स के बीच में एक वायर लिया है। टर्मिनल्स के बीच में जो वायर है ये तो आपकी स्ट्रिप हो गई, ध्यान रखना क्रम से। ये जो वायर लिया है इस वायर के बारे में समझिए कि ये वायर किसका लिया जाता है। ये वायर लिया जाता है मैग्नीन वायर, इसका नाम दे देता हूं मैं एसी ताकि आपको ध्यान रहे। वायर एसी किसका लिया जाता है? या तो ये मैग्नीन, मैग्नीज नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीन। ये मैग्नीन कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक अलॉय है। अलॉय समझते हो ना, दो तीन मेटल्स को मिक्स करके बनाते हैं, अलॉय होती है। कॉपर, आयरन, निकल, इन सबको मिलाकर के हम क्या है ये बनाते हैं। कुछ परसेंट आयरन, कोबाल्ट, निकल, सॉरी आयरन, कोबाल्ट, निकल को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिला करके हम इनको मैग्नीन को बनाते हैं। और कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन का दूसरा नाम यूरेका। ठीक है। तो ये जो वायर ले रखा है मैंने एसी, जो 1 मीटर लंबा है, इसकी मैग्नीन, इसका जो सब्सटेंस है वो क्या है? एक अलॉय है, आयरन, कोबाल्ट, निकल की मिक्स अलॉय है। उसको हम या तो मैग्नीन का भी ले सकते हैं, कॉन्स्टेंटन का भी ले सकते हैं। एक आता है निक्रोम, निक्रोम, नाइक्रोम भी बोलते हो तुम लोग उसको, निक्रोम, निक्रोम, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन, इनका ये वायर लिया जाता है। चलो, क्यों लिया जाता है उसका रीजन समझो कि मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या निक्रोम का ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है। ये इस सिंबल को समझते हो ना आप, रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट वो लो होता है। Why मैग्नीन and कॉन्स्टेंटन are taken? Because the resistivity of मैग्नीन is very high and temperature coefficient is very low. एक चीज और याद रख सकते हैं आप कि ऐसे सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। ठीक है भाई, इसकी बात हो गई। चलो आगे चलते हैं। तीसरी बात समझो, ए और सी के बीच में एक स्केल लगाया जाता है। स्केल किस लिए चाहिए बेटा? मेजरमेंट के लिए चाहिए। इस वायर पर लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक स्केल लगाते हैं। स्केल है ये।
नेचुरली 1 मीटर का स्केल है तो इधर 0 से शुरू होगा, इधर 100 सेंटीमीटर तक चलेगा। इसको मीटर स्केल बोलते हैं अपन। यहां से 0 और यहां पर 100। हालांकि इस पर दोनों तरफ से पार्ट्स बने होते हैं। क्यों बने होते हैं उसका भी रीजन होता है। इधर से 0 से 100, इधर 0 से 100। तो अगर मैं लो इधर से मेजर करना है तो ऊपर वाला स्केल यूज कर लेंगे, इधर से ऐसे अगर लेंथ मेजर करनी है तो नीचे वाला स्केल यूज कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रिप्स हो गई, वायर हो गया, स्केल हो गया। उसके बाद में देखो ये जो दो पार्ट हैं, ये जो दो टर्मिनल यहां पर हैं, इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक रेसिस्टेंस बॉक्स जोड़ा जाता है। रेसिस्टेंस बॉक्स ये काम करता है आपके आर के लिए। जो उधर आर रेसिस्टेंस दिख रहा है उसके लिए काम आता है। यहां से और यहां के बीच में एक रेसिस्टेंस वायर जोड़ा जाता है। इसको हम अननोन एस बोलते हैं। जो डी और सी के बीच में ये एस अननोन रेसिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है। रेसिस्टेंस बॉक्स नॉन रेसिस्टेंस के लिए, एस अननोन रेसिस्टेंस है। ठीक है, और क्या लगाएंगे? और भी लगाएंगे। जो देखो यहां आ जाओ, ये ए, ये सी, ए सी, ए और सी के बीच में क्या है? ए से बी के बीच में एक रेसिस्टेंस है, बी और सी के बीच में एक रेसिस्टेंस है। तो वो जो पी और क्यू की वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो इस स्केल पर फाइंड करेंगे। आर ए और डी के बीच में, ये ए है ये डी है, तो ए और डी के बीच में क्या होना चाहिए? आर। देखो आर लगाया हमने। सी और डी के बीच में क्या लगा हुआ है? एस। ये सी और डी, उसके बीच में लगाया मैंने एस। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब क्या बचा भाई? अब बचा कि अभी तो सेल और की लगानी है। सेल और की, देखो ध्यान से, ए और सी के बीच में ये एक सेल लगा है और ये की लगी है। इस की को हम क्या बोलेंगे? K1 बोलेंगे। और ये हो गया हमारा सेल ई। और एक चीज बता दूं आपको, ये जो सेल है यहां पर लिया जाता है लेकलान से सेल। लेकलान से सेल, ये जो सेल लिया जाता है लेकलान से सेल लिया जाता है। यहां पर हम बैटरी यूज नहीं करते हैं। जनरली जो लेड एसिड एक्यूमुलेटर आता है वो हम यहां पर यूज नहीं करते हैं। यहां पर हम कोई एलिमिनेटर भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो बैटरी एलिमिनेटर होते हैं, हालांकि स्कूल या कॉलेज खर्चा बचाने के लिए सेल की जगह पर एलिमिनेटर जो आते हैं बाजार में 50-100 रुपए के, वो खरीद लेते हैं, उनको यूज करते हैं, लेकिन उससे एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आता है। बेटा जो एलिमिनेटर होते हैं वास्तव में वो किस पर वर्क करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट पर वर्क करते हैं। जब उनको जोड़ा जाता है तो जो पॉइंटर होता है गैल्वेनोमीटर का, वो ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशन करने लगता है। जब वाइब्रेशन करता है इसका मतलब एग्जैक्ट वो हमें रीडिंग नहीं दे सकता फिलहाल। तो ई लेकलान से लेके ये ए और सी के बीच का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब क्या बचा? अब बचा हमारे पास गैल्वेनोमीटर और की। वो किस किस के बीच में दे? भी बी और डी के बीच में। तो डी से देखो एक वायर लिया मैंने, ये ऐसे करके बाहर निकाला, ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर और ये हो गई जोकी। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मीटर ब्रिज। आप एक बार समझ लीजिए इसको। जो से ए बी सी और डी है, इसी तरह से मैंने सेम कंस्ट्रक्शन यहां पर बनाए हैं। ये एक प्रैक्टिकल एपरेटस है। ये जो एक वुडन बॉक्स होता है उसके ऊपर ये इस तरह से स्ट्रिप लगी होती हैं और ये अरेंजमेंट हम लगाया जाता है। ठीक है भाई, ए और सी के बीच में एक हमने मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का वायर लिया है, उसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो होता है। स्ट्रिप लिए, स्ट्रिप क्यों लिए? बिकॉज दे आर वर्किंग एज द कनेक्टिंग वायर्स एंड कनेक्टिंग वायर्स should not have the more resistance, therefore this strip is taken. ठीक है, strip are taken of the copper metal because you know the resistivity of copper is very low. And one more thing, why strip taken? Why we did not use the wires here? Because the area of cross section increases in the case of the strip, therefore resistance decreases. Correct? ठीक है भाई। तीसरी बात, अब आ जाओ ए और डी। ए और डी के बीच में एक रेसिस्टेंस है आर जो नॉन रेसिस्टेंस है। सी और डी के बीच में एस लगाया है मैंने जो अननोन रेसिस्टेंस है। पी और क्यू के लिए हम इस एबीसी वायर, ए है सी है, इसका मतलब कहीं न कहीं इसमें हमारे पास क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। ये बी वेरिएबल होता है ताकि ए बी के बीच का रेसिस्टेंस पी हो जाएगा, बी और सी के बीच का रेसिस्टेंस एस हो जाएगा। बिकॉज ऑल दीज रेसिस्टेंस आर नोन, we can easily find the unknown resistance of S. Correct?
आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए ताकि आपको कंस्ट्रक्शन ठीक से पता लग जाए, क्योंकि इसमें फिर मैं डायग्राम में कुछ चेंज करने वाला हूं एक्सपेरिमेंट करते समय। ठीक है, हो गया नोट। चलो अब आगे चलते हैं। सारे नॉलेज मैंने, अच्छा एक चीज और, हालांकि मैंने पहले बताया था आरबी। आरबी क्या है? यहां पर रेसिस्टेंस बॉक्स है बेटा, ऐसा रहता है। देखो यहां पर टर्मिनल लगे होते हैं और यहां पर बहुत सारे डॉट 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 कीज लगी होती हैं, 1 2 2 5 10 20 20 50 100, फिर 200 200 500, फिर उसके बाद में 1000 2000 2000, मतलब इस तरह से यहां पर डॉट्स लगी होती हैं कि किसी भी वैल्यू का रेसिस्टेंस हम किसी सर्किट में ला सकते हैं। इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है और यहां पर इस तरह की डॉट लगी होती है। ये डॉट लगी हुई है, इसका मतलब रेसिस्टेंस सर्किट में नहीं है। अगर इस डॉट को हम बाहर निकाल लें तो वो रेसिस्टेंस उस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये था हमारा रेसिस्टेंस बॉक्स आरबी। क्योंकि ये नोन है, हमें पता होता है यहां से कितना रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो वो हमें फाइंड हो जाता है। चलो ठीक, अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। एपरेटस की नॉलेज हमारे पास आ गई। अब हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। देखो यहां पर आ जाइए वापस। सबसे पहले हमने क्या किया था, जब थ्योरी में पढ़ा था कि सबसे पहले हम इस K1 को ऑन करते हैं। K1 को ऑन किया हमने, यहां से भी K1 को ऑन कर दिया। जैसे इस K1 को ऑन करेंगे बेटा करंट चलेगी यहां से। देखो यहां से करंट गया, ये आई ए जंक्शन पर आया, यहां से करंट आई ए जंक्शन पर आया। ए जंक्शन से करंट डिवाइड होता है बेटा, ए से बी की तरफ कुछ करंट जाएगा और ए से डी की तरफ करंट जाएगा। मान लो ए से बी की तरफ I1 करंट जाता है, ए से डी की तरफ I2 करंट जाता है। ए से, ये कौन सा पॉइंट है डी, ए से डी की तरफ कौन सा करंट जा रहा है हमारा, इधर I2 करंट जा रहा है। इधर कौन सा करंट जा रहा है भाई, इसमें I1 करंट जा रहा है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि ये I1 करंट बी पर आएगा और I2 करंट डी पर आएगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस K2 को ऑन करते हैं। यहां पर K2 जो है, इसमें K2J है, इसको हम जॉकी बोलते हैं। जॉकी क्या है, एक स्लाइडिंग की होती है। इस तरह से जैसे मैंने हाथ में पकड़ रखा है पेन, यहां पर इसके वायर लगा होता है और इसकी जो पोजीशन है, हम इस वायर पर अपने हाथ से पकड़ करके कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा था कि बी का पोटेंशियल डी के पोटेंशियल से ज्यादा है, तो करंट I1 डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, एंड इफ द पोटेंशियल ऑफ डी इज ग्रेटर देन बी, देन potential of D is greater than B, then current divides I2, some of the current passes through S and remaining current passes through the galvanometer. ठीक है, तो रोक दो।